हम जो है आपके फर्स्ट यूनिट में मूल्यांकन जो आपका प्रोग्राम चल रहा था, मूल्यांकन की विधियाँ, मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा इत्यादि हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जो है हिंदी शिक्षण में व्यापक मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। व्यापक से तात्पर्य है बहुत विस्तृत क्षेत्र में वह मूल्यांकन जो बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक दक्षता, नैतिक इत्यादि सभी गुणों का मूल्यांकन। ठीक है, ये जो व्यापक शब्द है, व्यापक शब्द जो है अपने आप में बहुत विस्तृत है। ये संकुचित दायरे को अपने अंदर सम्मिलित किए हुए नहीं। इसके अंदर जो मूल्यांकन किया जाता है वह मूल्यांकन बालक की सर्वांगीण या हम कहें चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसमें एक शैक्षणिक उद्देश्य को ही ध्यान नहीं है, या कहें कि ज्ञानात्मक पक्ष को ही महत्व नहीं दिया गया है। इसमें बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक सभी पहलुओं के विकास को ध्यान में रखकर या बालक के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए व्यापक मूल्यांकन जो है अपने आप में बहुत विस्तृत है और जो बालक के सर्वांगीण विकास या दक्षता पर आधारित होता है। इसमें लिखिए दक्षता मतलब होता है निपुणता, किसी भी कार्य में निपुणता, ठीक है, कुशलता। दक्षता आधारित मूल्यांकन में प्रतिदिन कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत छात्रों में दक्षता सिखाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। किंतु छात्रों की दक्षता के अतिरिक्त, दक्षता का मतलब है निपुणता, हर पहलू में बालक को निपुण बनाना शिक्षा का उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत बालक के नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, क्रियात्मक सभी पहलुओं को उजागर करना है, बढ़ाना है, उसमें दक्षता हासिल करनी है, उसमें निपुणता हासिल करनी है। और उसका मूल्यांकन किस तरीके से करना है? धीरे धीरे लगातार हम एक अंतिम परीक्षा के परिणाम को ध्यान में रखकर बालक के सर्वांगीण विकास की अपेक्षा यदि करना चाहे तो वह जो क्रिया है वो
परिणाम नहीं कहेंगे। इसके लिए बालक का प्रतिदिन कार्य का अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके उसका जो मूल्यांकन किया जाता है या उसके बारे में जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी पहलुओं को बढ़ाना शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। ठीक है, जिससे बालक का चहुमुखी विकास हो जाए। अब जो व्यापक मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से बालक के, छात्र के किन किन पक्षों को बढ़ाना उद्देश्य माना गया है, उन पक्षों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से पक्ष है जिसके द्वारा जो है व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र के चहुमुखी विकास को, प्रत्येक पहलू को बढ़ाया जा सके और उसमें एक निपुणता हासिल की जा सके। इसमें है व्यापक मूल्यांकन में छात्रों में निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है वैयक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण। वैयक्तिक और सामाजिक सद्गुण से मतलब है बालक के अंदर जीवन निर्वाह करने के लिए जिन जिन अच्छे गुणों का होना आवश्यक माना गया है, जैसे सही मार्ग पर चलना, झूठ नहीं बोलना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना, कर्तव्य परायण होना, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना इत्यादि जो पक्ष है एक बालक में अंदर होने चाहिए। एक बालक का बौद्धिक विकास या ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। उसमें के अंतर्गत जिन उद्देश्यों में को सम्मिलित किया गया है, प्राचीन काल में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को शिक्षित करना था, ज्ञान देना था, परंतु वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य बदल गए हैं। उसके अंतर्गत जो पहला व्यापक मूल्यांकन में जो जिन पक्ष को ध्यान देने की बात आई है वो है व्यक्तिक, मतलब हमारा एक बालक का स्वयं का इंडिविजुअल विकास। बालक अपने तक ही सीमित ना रह जाए, उसका खुद का एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना शिक्षा का उद्देश्य माना गया है।
होने चाहिए। और उन गुणों में जो है कर्तव्य परायण इत्यादि जो है गुण है, उसके अंदर कौन कौन से गुण आते हैं वो आप लिखिए कि समय बद्धता, पंक्चुअलिटी, टाइम की जो पंक्चुअलिटी है, टाइम का जो मूल्य है, बालक को विदित होना चाहिए कि जीवन में एक समय का क्या महत्व होता है। अपने टाइम जो समय व्यर्थ में हमने स्पेंड कर दिया है, उसको व्यतीत कर दिया है, वह समय वापस नहीं आएगा। और जो गलतियां हमने अभी कर ली है, अनजाने जाने अनजाने में जो गलतियां हमने कर ली है, उसका जो परिणाम है, दूरगामी परिणाम हमारे जीवन पर वह क्या असर डालेगा, वह चीज बालक को उस बात से वो परिचित होना चाहिए, सजग होना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य में सम्मिलित किया गया है। तो पहला है समयबद्धता, दूसरा है नियम बद्धता, नेक्स्ट है नैतिकता, नैतिकता, उसके बाद है उत्तरदायित्व की भावना, दायित्व की भावना, स्वच्छता, स्वच्छता एवं सहयोग, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यनिष्ठा, और समाज सेवा। ये सारे गुणों का विकास करना एक बालक के अंदर, समय की पंक्चुअलिटी, समय का मूल्य, कर की पहचान, समय के प्रति जागरूकता, नियमबद्धता। समय पर जब बालक पंक्चुअलिटी का ध्यान रखेगा तो हर काम को नियम के अनुसार करने का प्रयास करेगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना या नियम विरुद्ध कार्य करने से जीवन में बहुत सी हानियां हमको उठानी पड़ती हैं। नैतिकता, नैतिकता के जो गुण हैं, सदाचार करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना इत्यादि भावनाओं का उसके अंदर विकास होना शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। उत्तरदायित्व की भावना कि मेरा क्या उत्तरदायित्व है, किसके प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है, ये भावना बालक के अंदर विकसित होनी बहुत अनिवार्य है। वर्तमान समय में बालकों में इसका बहुत अभाव देखा जा रहा है। इसका कारण है कि बालक के अंदर उत्तरदायित्व की भावना या जिम्मेदारी की भावना का आभास ही नहीं है। स्वयं की कल्याण, स्वयं की खुशी, स्वयं का लाभ ही बालक का वर्चस्व रह गया है। वो दूसरों के बारे में या घर के अपने माता पिता, भाई बहन इत्यादि के साथ भी वो है सामाजिक होकर या उनके प्रति भी उसके मन में जो प्रेम की भावना होनी चाहिए, अपनत्व की भावना होनी चाहिए, वह खराब हो गई, खत्म हो गई है। इसका प्रमुख कारण है वर्तमान में मोबाइल। क्यों? क्योंकि उसने इतना अधिक व्यक्ति को समेट दिया है कि उसको किसी दूसरे से बोलना, दूसरे से व्यवहार रखना इत्यादि की जरूरत ही नहीं लग रही है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य जो माना गया है, इन सब गुणों का विकास करना बालक का सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही सम्मिलित है। तो जो व्यक्ति का सामाजिक विकास है, उसके अंदर हमको इन बातों को, इन पहलुओं को ध्यान में रखकर बालक का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा है तभी एक बालक जो है सुनागरिक बनने के गुणों से या जीवन में कुछ कर करने के उद्देश्य से जीवन में कुछ कर सकता है। दूसरा है पाठ्य
क्रियाएं। ये पाठ्यक्रम को जो सिलेबस है आपका, जिस कक्षा के आप विद्यार्थी हो, उस कक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिसको उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत जब आप पढ़ते हो तो उसमें होता है रुचि का सिद्धांत है, बालक की प्रगति का सिद्धांत है इत्यादि, उन सब बातों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है कक्षा के स्तर, बालक के मानसिक स्तर, बालक की आयु के अनुसार रुचि इत्यादि को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाता है। तो जो भी पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं वह इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी और शैक्षिक दोनों को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है जिससे क्या है बालक का विकास हो सके। बालक तो इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं वो है वाद विवाद, खेल कूद, भाषण, तैरना, स्काउटिंग, स्काउट गाइड एनएसएस के जो कैंप होते हैं वो, या कार्य अनुभव, आदि क्रियाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बालक के शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ बालक के साहित्यिक, बालक के रचनात्मक, बालक के क्रिएटिविटी, सृजनात्मक या सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर किया जा सके। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं जो हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं विद्यालय के अंदर कराई जानी चाहिए जिससे बालक का फिजिकल डेवलपमेंट अधिक से अधिक हो। फिजिकल में मानसिक आता है, शारीरिक आता है, बौद्धिक आता है, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बालक का मानसिक स्तर बढ़े। जैसे खेल के माध्यम से बालक का मौलिक विकास भी किया जाए। एक पढ़ाई रटन तोता बना के हम बालक का मानसिक विकास करें, ये संभव नहीं है। इसके लिए हमारे खेल विधि जो खेल कराए जाते हैं, जैसे मेंटल लेवल की जो एबिलिटी के गेम होते हैं वो बालक की मानसिक एबिलिटी को बढ़ाते हैं। शारीरिक क्रियाओं से संबंधित खेलकूद प्रतियोगिताएं जो आयोजित की जाती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि बालक का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर हो। क्यों कराई जाती है विद्यालय में? ताकि बालक का शारीरिक और विकास हो। और उन शारीरिक क्रियाओं के लिए जो खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है उसके माध्यम से भी बालक के अंदर बहुत से गुणों का विकास होता है। जैसे सहयोग में रहने की भावना बालक में आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना उसके अंदर डेवलप होती है और अपनी टीम स्पिरिट जो होती है, एक व्यक्तिगत अपने इंडिविजुअल स्वयं का जानने लगती है, उसमें पूरी टीम की के बारे में सोचना, उसके बारे में ध्यान रखना, ये सब भावनाएं उसके अंदर डेवलप होती हैं।
परीक्षण कराना चाहिए। उसके अंतर्गत जो है बालक की लंबाई, आजकल आप देखना स्कूलों के अंदर हर साल बालक की लंबाई और वेट इत्यादि लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? कि जो बच्चा जैसे जिस उम्र का है, जिस कक्षा में है, अंदाजा लगाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि उसका वेट कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है। समय समय पर जो है डॉक्टरी परामर्श लिया जाता है। उस परामर्श का उद्देश्य यही होता है कि बालक के अंदर यदि कोई विकार शारीरिक रूप से आ गया है तो समय रहते उसका उपचार हो जाए, क्योंकि बहुत सी बीमारियों का पता जो है समय पर नहीं पड़ता। इसका रीजन ये है कि उसको समय पर उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं की जाती है, उसका डॉक्टर से उसका कंसल्ट नहीं किया जाता है या उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। तो स्कूलों में जब इसका समय समय पर बालक का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा तो उससे बालक की जो भी कमजोरी है, जो भी विकार है, जो बीमारी है, उसका तुरंत पता चल जाएगा और उसका उपचार हो जाएगा, जिससे वह समय रहते उसका उपचार संभव हो जाएगा और वो उस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, लंबाई, भार इत्यादि जो इसमें सम्मिलित किया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्रियाएं आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है चौथा, छात्र की अभिरुचियां। छात्र की अभिरुचियां मतलब बालक की रुचि भी जो है आयु के अनुसार बालक की रुचि बदलती जाती है। लिंग के अनुसार बालक की रुचियां, छात्र छात्राओं की रुचियां बदलती हैं। तो उन सब को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए और उनके बालक का जो है रुचि का ध्यान यदि हम रखेंगे तो बालक को उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो उसको करने के लिए तत्पर रहेगा। तो बालक की रुचियों को ध्यान में जो है रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, उन क्रियाओं को उसमें कराना चाहिए। उसके अंतर्गत जो भी जो है सांस्कृतिक, साहित्यिक, और रचनात्मक क्रियाएं कराई जाती हैं। उन क्रियाओं को बालक के स्तर के अनुसार ध्यान में रखकर ही आयोजित की जानी चाहिए। इस प्रकार से जो है व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से बालक के अंदर सभी गुणों का विकास करना इस मूल्यांकन का उद्देश्य माना गया है। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा बालक में किन किन पक्षों का विकास संभव है, समझाइए।